अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बेटा? सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ योर फर्स्ट टर्म। यहाँ पे जनाब आपने अपनी आधी किताब केमिस्ट्री की, जो कि आज से कोई 2.5 महीने पहले पूरी किताब थी, आपने उसमें से आधी किताब 16 में से 8 चैप्टर इंशाल्लाह ताला आज क्लोज़ हो जाएंगे। आए शाबाश, स्टार्ट करते हैं और ताकि टाइमली जो है ना ये आपका जो आइसोमेरिज्म वाला मामला है ये मुकम्मल हो और इसके साथ ही आपका 50% सिलेबस भी मुकम्मल हो। क्या बात हुई थी जनाब लास्ट लेक्चर में कि आइसोमेरिज्म, आपको पता है आइसोमेरिज्म का नॉर्मल जो आइसोमेरिज्म का जो वर्ड है इसका क्या मतलब है कि आइसो मतलब सेम और मर मतलब हम लेते हैं यूनिट के लिए। तो लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम इसकी क्या उसको कहते हैं वो जो एक्चुअल फ्रेजल वर्ड इसका मतलब जो लेते हैं हम वो ये लेते हैं कि व्हेन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ सेम, किसी भी 2 कंपाउंड्स की बात करें ना, कोई भी 2-4 कंपाउंड्स की बात करें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। शॉर्ट में लिख दिया, याद रहे। ठीक हो गया जनाब? इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि लेट्स से एक आपके सामने कंपाउंड लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, एक ये लिख रहा हूँ और एक लिख रहा हूँ जनाब अली CH3 CH3 CH3। ले जी, देखें जरा इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनता है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 6 और 4 10, यानी टोटल कितना हो गया? C4H10। ऐसे ही जनाब दूसरी तरफ आए, 1 2 3 4 कार्बन, C4 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, C4H10 लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यही मसला है जिसकी वजह से हम आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल का इंतहाई इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर के लिहाज से प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। आपको याद है, अब तो वैसे कम हो गया थोड़ा सा, एक वो ग्लूकोज का डब्बा होता है जिसको हम कहते हैं डी ग्लूकोज, जिसको आप जो इनका कमर्शियल नेम है वो ग्लैक्सोज डी के नाम से, ये डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। इसी तरह एक लीवो ग्लूकोज होता है, हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते ह्यूमन बीइंग के लिए, हम वो नहीं इस्तेमाल करते। डेक्स्ट्रो ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ फ़र्क क्या होता है? सिर्फ इसकी जो रोटेशन का फ़र्क है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, फिलहाल जो वर्ड बोल रहा हूँ उसको ऐसे जहन में रख लें क्योंकि आगे जाके बार बार इस्तेमाल होने, अभी इनको तफसील से इतना नहीं बताऊँगा। प्लेन पोलराइज्ड, वैसे ये वर्ड मुझे याद पड़ा, पहले भी इस्तेमाल हुआ है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की जो रोटेशन होती है ना वो डेक्स्ट्रो की डिफरेंट होती है और लीवो की डिफरेंट होती है। स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए क्या आपको सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसलिए आपको मैंने कहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। कल हमने बात कर ली थी जनाब के आइसोमेरिज्म के ओवरऑल 2 टाइप्स हैं। क्या क्या? एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आगे से 5 टॉपिक्स थे, 5 हेडिंग्स थी, इंतहाई आसान से, एक एक वर्ड में मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ, साथ एग्जाम्पल बना के एक्सप्लेन करता जाऊँगा, फ़ौरन से वो हो जाएगा मामला। सबसे पहले है जनाब चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, अब मिसाल के तौर पे एक, अभी जैसे मैंने ये लिखा था, एक लिखूं CH3 CH2 आपने नोटिस करना ज़रा कि मैं तब्दीली क्या कर रहा हूँ। CH3 कितने हो गए? 5। ओके जी, एक मैं ये लिख रहा हूँ CH2 CH CH3
CH3, एक ये लिख दिया। अच्छा अगला देखें ज़रा आप, CH2 सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ आएगा CH3 CH3 CH3। देखें जी क्या फ़र्क है इसमें। सारे कार्बन जो है टर्मिनल कार्बन है उनके ऊपर 3 हाइड्रोजन है, दरमियान वाले कार्बन के ऊपर 2-2 हाइड्रोजन है। इसमें एक कार्बन किसी भी एक, चाहे वो ये होता चाहे ये होता, बात एक ही है। एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह आके मिथाइल ग्रुप लग गया। अभी यही एग्जांपल हमने पीछे डिस्कस किया ना। अच्छा अगला सिनेरियो देखिए क्या हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इस हाइड्रोजन को भी निकाल दूं, इस हाइड्रोजन को भी निकाल दूं और इस CH3 को यहां पुट कर दूं। आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। नेचर ऑफ कार्बन एटम चेंज हुई है। देखो CH2 CH C, ठीक हो गया, फर्क पड़ जाता है इससे। इसका नाम N हेप्टेन, सॉरी 5 है ना, N5 वाले को क्या कहते हैं, ये मैंने आपको अगले लेक्चर में याद करवाना है। अगले लेक्चर में जो पहला लेक्चर होगा ना सेकंड टर्म का, उसमें याद करना है आपने। N पेंटेन, आइसोपेंटेन, और जब कार्बन से सारी हाइड्रोजन निकल जाए तो फिर इसको कहते हैं नियोपेंटेन। क्लियर होगी जी बात। ये है चेन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट पे आए, पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म कह लें या पहले फंक्शनल ग्रुप वाला आइसोमरिज्म कह लें, मैं यूजुअली वो पहले बता देता हूं। फंक्शनल ग्रुप वाले आइसोमरिज्म में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, आप अगर छोटा सा यहां पे साइड पे याद रखने के लिए टाइप ऑफ लिख लेना, अपने याद रखने के लिए, बोर्ड में लिखने के लिए नहीं, तो आपको याद रहेगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन आइसोमरिज्म और फंक्शनल आइसोमरिज्म में बच्चे मिक्स कर देते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म यहां पे छोटा सा लिख दें, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो मुझे ये बताएं कि अब बात एक्सप्लेन होने में कोई पीछे रह गई है? टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं ना पीछे पेज नंबर 127 पे, और पढ़े क्या, मुझे उम्मीद है कि आपने याद भी बड़े अच्छे तरीके से किया। बड़े अच्छे बच्चे हैं आप माशाल्लाह, अल्लाह आपको पढ़ने की तौफीक दें और ज़िंदगी सेहत अता करें आपको। तो फंक्शनल ग्रुप, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब उनमें से फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, बस। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने एक फार्मूला लिख रहा हूँ। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? ईथर, याद होना चाहिए। 2 कार्बन, दोनों कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर ये किसी एक कार्बन के साथ होता, यहीं पे हो जाता, यहाँ पे ना होता, मार्कर की तरफ देखें, यहाँ ना होता, यहाँ पे हो जाता डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर भी कार्बन होता, इधर भी कार्बन होता, फिर क्या होता? फिर कीटोन होता। ठीक है जी, ओके जी। ये है जनाब एक ईथर, और लेट्स से एक ये दूसरा सिनेरियो है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये हाइड्रोक्सल है। आप इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें तो इसका भी C2H6O बनता है और इसका भी C2H6O बनता है। देखिए ना, बात आ गई ना, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है उसका। इससे हमें भी पता चलता है कि जी ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है। इस तरह की सारी चीज़ें इसमें फॉल करेंगी। एक एक एग्जाम्पल याद करते जाएं जो बुक में लिखी है, बस एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं फिलहाल। यहाँ पे छोटा सा टाइप मैंने इसीलिए लिखवा दिया कि आपको याद रहेगा कि जी टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, सॉरी टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज होनी है। क्यों? अब अगले में क्या होने लगा है, अगले में मैं सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करने लगा। फंक्शनल ग्रुप विल बी सेम, लेकिन उसमें क्या होगा, उसकी मैं पोजीशन चेंज कर दूंगा। देखें जरा, पोजीशन आइसोमरिज्म देखें, लेट्स से CH3 CH2 CH2 Cl, यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन है? क्लोरीन है। यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन है? क्लोरीन है। क्लोरीन कहां पे लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है टर्मिनल कार्बन पे। टर्मिनल कार्बन कौन सा होता है? टर्मिनल कार्बन होता है जहां पे चेन खत्म हो रही हो, टर्मिनेशन, टर्मिनेटर मूवी भी देखी आप, खत्म करने वाला। टर्मिनल कार्बन, लास्ट वाला कार्बन, एंड वाला कार्बन। तो यहां पे इधर लगा हुआ है। अच्छा, सिनेरियो डिफरेंट करता हूं जरा, CH Cl
CH3। क्या चेंज किया? पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप चेंज की। क्लियर? कंफ्यूज नहीं करना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में कंफ्यूज नहीं करना। पोजीशन फंक्शनल ग्रुप में क्या हो रहा है, सॉरी पोजीशन आइसोमेरिज्म के क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप में क्या हो रहा है, टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहा है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। ओके जी, अच्छा यह बात मैंने बनाई है क्लोरीन के लिए। अगर मैं यहां पे डबल बॉन्ड लगा दूं तो कोई इतराज है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, बॉन्ड जरूर पूरे करने हैं, बॉन्ड जरूर पूरे करने हैं। दोबारा कह रहा हूं, बॉन्ड जरूर पूरे करने हैं, नहीं तो माफ़ी नहीं मिलनी। बॉन्ड में गलती की 1 2 3 4 तो माफ़ी नहीं मिलनी, नंबर कट जाना है इसका। अब यहां पे डबल बॉन्ड, अब इसमें देखें ना डबल बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड अल्कीन्स का होना, ये भी तो फंक्शनल ग्रुप था ना। पेज नंबर 127 याद रखें 127। अच्छा जी, इधर डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है? 2 कार्बन के दरमियान में, जो कि पोजीशन नंबर 2 और 3 पे। ये पोजीशन वगैरह ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ना है, तफसील से पढ़ना है। आप इंशाल्लाह ताला ना रज जाएंगे केमिस्ट्री पढ़ के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के, बट इंशाल्लाह यू विल एंजॉय, है इंटरेस्टिंग है। 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगा हुआ है जो कि पोजीशन नंबर 2 और 3 पे हैं, और इसमें कहाँ है? 1 और 2 पे हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट क्या है? पोजीशन। क्लियर जी? नेक्स्ट टाइम मेटामरिज्म। मेटामरिज्म में क्या होना जनाब अली, अगर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप आपकी चेन को बैलेंस या अनबैलेंस कर रहा हो, मेटामरिज्म। देखें जी मिसाल के तौर पर CH3O CH2 CH2 CH3 एक सिनेरियो। नेक्स्ट देखें जरा, CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। क्या किया? कार्बन कितने? फार्मूला बनाया जरा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जल्दी जल्दी जल्दी। कितने कार्बन है? 3 4 कार्बन, इसके 4 कार्बन और कितने हो गए? 10 हाइड्रोजन, 10। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? C4H10O। इसका क्या है? इसका भी तो वही है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है ऑक्सीजन के पोजीशन में कि वो कहां पे आके लगा हुआ है। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात नहीं हो रही। इसकी वजह से, अगली बात गौर से सुने जरा, इसकी वजह से हो क्या रहा है, गौर करो। इसकी वजह से चेन अनबैलेंस हो रही है। इधर 1 कार्बन आ रहा है, इधर 3 कार्बन आ रहे हैं, इधर 2 कार्बन आ रहे हैं, इधर दोनों तरफ 2 कार्बन आ रहे हैं। ऐसे ही है ना जनाब। इसका नाम हो जाता है प्रोपाइल मिथाइल ईथर। पढ़ेंगे आप ये नाम, नेमिंग वगैरह सारा कुछ, फिलहाल जितना बता रहा हूं वो ज़हन में रखें। प्रोपाइल मिथाइल ईथर क्यों कहा है कि 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के हम कहते हैं प्रोप वर्ड यूज करते हैं। तो प्रोपाइल मिथाइल ईथर, इसको LMNOP, सॉरी इसको मिथाइल प्रोपाइल लिखेंगे क्योंकि ना अल्फाबेटिकली लिखते हैं। मैंने गलती की, मैं समझा P पहले आता है, मैंने P के लिहाज से पहले लिख दिया था। यह बन जाएगा मिथाइल प्रोपाइल, ऐसे बनता है ना LMNOP, तो M पहले आता है, अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अब इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं इथाइल। 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? इथाइल। तो इथाइल हैं कितने? 2, डाई इथाइल ईथर। क्लियर होगी जी बात? क्या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की वजह से चेन इज बिकमिंग अनबैलेंस्ड, या तो वो बैलेंस हो रही है या वो बैलेंस उसका खराब हो रहा है। क्लियर जी? अच्छा जी, पेज नंबर 132 पे ये सारी बातें हो रही हैं। ओके जी, नेक्स्ट टाइम जनाब, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही कार्बन की, अनइक्वल। इधर डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है कार्बन की? 3, इधर क्या है? 1, और इस सिनेरियो में क्या है? दोनों तरफ 2-2, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखिए जनाब, टॉटोमरिज्म। ये सारे छोटे छोटे हैं। मेटामरिज्म ज्यादा आया हुआ बोर्ड में और टॉटोमरिज्म आया हुआ है।
मेरिज्म। अगर इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगे हों और उसमें एक ऐसा शरारती सा प्रोटॉन हो जो कभी दौड़ के उसके साथ लग जाए, कभी दौड़ के उसके साथ लग जाए, एक शरारती सा प्रोटॉन हो जो अपनी पोजीशन चेंज करे, बाकी मॉलिक्यूल चेंज ना हो, लेकिन वो प्रोटॉन क्या करे, कभी वो प्रोटॉन क्या होता है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का H पॉजिटिव यानी, तो वो प्रोटॉन क्या करे, वो कभी भाग के इधर कभी भाग के इधर, टॉटोमेरिज्म। देखें सिनेरियो बनाएं जरा, कार्बन लेट्स से R शो करते हैं कोई भी अल्काइल की चेन के लिए, R किस लिए शो करते हैं, अल्काइल की चेन के लिए, कहीं पे भी R लिखा हुआ है कैपिटल R ऐसे, तो एक तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो भी पढ़ा ना आपने, आइडियल गैस कांस्टेंट, तो यहाँ पे R का वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए कि इसकी जो अल्काइल चेन लगी हुई है यहाँ पे कोई भी। ओके जी, लेट्स से यहाँ पे लगा हुआ जनाब अली NH2 और इधर लगा हुआ COOH, ये कौन सा ग्रुप है, ये अमाइन ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब हो क्या कि जो शरारती सा प्रोटॉन है ये वाला, ये क्या करे, ये थोड़ी देर बाद उधर से भागे और इधर आ जाए। मैंने ना बुक पे आपको करेक्शन भी करवानी, मेरा ख्याल है बुक पे ये पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ, और कभी भाग के इधर आ जाए तो NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, इधर डेफिशिएंसी होगी COO नेगेटिव हो जाएगा, और कभी भाग के वापस चला जाए, COOH हो गया और NH2 हो गया। क्लियर, टॉटोमेरिज्म क्लियर होगी। अच्छा जी, अच्छा बेटा ये इसको ना ज़्विटर-आइन कहते हैं, ज़्विटर-आइन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है ज़्विटर-आइन की वजह से, वो पूछ लेता है कि ज़्विटर-आइन क्या होता है, तो आप उसमें ये एक्सचेंज बताएंगे, ये आपने एक्सचेंज आगे जाके पढ़ना भी है, वैसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो वाला एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेहतर होता है, वहाँ पे जो बात होगी अगले लेक्चर्स में। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की चेंज होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म जनरेट हुआ, प्रोड्यूस हुआ, अराइज हुआ, उसको क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म। अच्छा एक दो मिस्टेक्स थी छोटी सी, हाँ जी, मेरे पास बच्चों NH3 पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ, तो अगर आपके पास भी नहीं लिखा हुआ तो इसको लिख लें, NH3 पॉजिटिव आना है। अच्छा एक मिस्टेक और थी जी, ये वाली पेज नंबर 132 पे मेटामेरिज्म में मैं बोर्ड पे आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे मिस्टेक है। मेटामेरिज्म में पेज नंबर 132 पे CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3 ये लिखा हुआ है, नजर आया मेटामेरिज्म की हेडिंग में, ये जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उसने इसका नाम लिखा हुआ है डायमिथाइल ईथर, मेरे पास तो लिखा हुआ है डायमिथाइल, ये डायमिथाइल ईथर नहीं है, ये डायइथाइल ईथर है, डायइथाइल ईथर। आप जब उसकी नोमेनक्लेचर पूरा पढ़ेंगे ना तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जो 2 कार्बन वाला होता है उसको हम नाम देते हैं एथ, तो ये डायइथाइल ईथर है। जो सिंगल कार्बन होता है उसको कहते हैं मेथ, वो होता है डायमिथाइल ईथर। तो यहाँ पे चूंकि 2 कार्बन है, एक ये इथाइल बन गया और एक ये इथाइल बन गया, तो उसने गलती से यहाँ पे M जो है ना, M यहाँ पे लिख दिया उसने गलती से, तो वो M नहीं आना, डायमिथाइल ईथर है। ये ज़रूर ठीक कर लें, क्योंकि अगर आप बोर्ड में लिखोगे इसका नाम डायमिथाइल ईथर तो वो गलत हो जाएगा, एग्जाम्पल गलत हो जाएगी। लें जी, यहाँ पे मामला हुआ ख़त्म टॉटोमेरिज्म का, और अब आते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पे। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बेसिकली अराइज क्यों होता है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बेटा मामला एक्चुअली ये बनता है कि देखें ज़रा, गौर फरमाएं, आपने ना इधर गौर फरमाना ज़रा कि मैं करने क्या लगाऊं। ये इधर आ गया, ये इस पे आ गया, ये सिनेरियो बन गया, इधर से जनाब ये इधर आया। मैंने आपको बताया ना कि केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें ज़रा,
गौर करें, ऐसे आते हैं करीब शेप। वाइट वाले हैं हाइड्रोजन, ब्लैक वाले हैं दो कार्बन, दो कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन इधर लगे हैं, तीन हाइड्रोजन इधर लगे हुए हैं, सिंगली बॉन्डेड है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, एक ही स्टिक है ना, सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे। क्या अगर मैं चाहूं, गौर करें जरा, मेरी बात ध्यान से सुननी है, कॉन्सेप्ट आ जाए ना सारा इसके अंदर ही। अगर मैं चाहूं कि ये मॉलिक्यूल यू रोटेट हो, ये देखिए नजर आ रहा, मॉलिक्यूल यू रोटेट हो, तो क्या इसमें कोई हिंड्रेंस है, क्या इसमें कोई मसला है? मैं आराम से रोटेट कर रहा हूं मॉलिक्यूल को, आराम से रोटेट हो रहा मॉलिक्यूल, ऐसे ही ना। ये देखिए सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और रोटेशन हो रही, चाहे ये पोजीशन यूं कर ले, चाहे ये पोजीशन यूं कर ले, चाहे ये पोजीशन यूं कर ले, कर सकता है ना। अच्छा, अब अगली बात देखें जनाब, अगर मामला ये हो, गौर करें जरा, आपको जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्वाद आ जाए ना, स्वाद फुल। ये देखें जरा, अगर मामला बने ये वाला, मतलब फर्क मैंने क्या किया है, ये देखें जनाब, मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कर दिया। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड करूंगा तो ऑब्वियसली कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही रहनी है ना, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, ये नज़र आ रहा है ना, 2 बॉन्ड बन गए, तो ये 2 हाइड्रोजन आ गए, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन। क्या अब मैं यूं चाहूं रोटेट करना, अब गौर करें जरा बात, क्या अब मैं यूं रोटेट करना चाहूं तो क्या रोटेशन हो सकती? अभी आपको मैंने सिंगल बॉन्ड वाला भी दिखाया, कितनी मजे से रोटेशन हो रही, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, कोई मसला नहीं। क्या अब ये रोटेशन हो सकती? ये लॉजिकली देख लें, अब ये रोटेशन मुमकिन नहीं है। फ्रॉम दिस पॉइंट अराइजेज अ न्यू टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एंड दैट इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चर में कोई मसला नहीं, लेकिन वो चूंकि डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, उसकी वजह से रोटेशन रुक गई। अच्छा, अब रोटेशन तो रुक गई, लेकिन यहां से एक और मामला पैदा होता है। गौर करें जरा, बात ध्यान इधर रखना, फुल बटा फुल देखें, ये देखें जनाब, ध्यान जो है ना वो फुल इधर रखना। ये देखें क्या किया है मैंने, अभी भी वही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, 2 वाइट कलर के हाइड्रोजन है। मैंने क्या किया है, मैंने उन 2 जो दूसरे हाइड्रोजन थे उनको रिप्लेस कर दिया, उनको मैंने रिप्लेस कर दिया। अब मिसाल के तौर पे इसको कोई भी फंक्शनल ग्रुप समझ लें, क्लोरीन ब्रोमीन समझ लें, कुछ भी समझ लें, कुछ भी लगाओ, यहां पे जनाब अली ये ग्रीन वाले चेंज हो गए। अब मामला ये होता है कि अगर ये डबल बॉन्ड ना होता, ये होता यूं करके सिंगल बॉन्ड, यूं करके सिंगल बॉन्ड होता, तो ये रोटेशन होती रहती, कोई मसला ना होता। लेकिन चूंकि आ गया डबल बॉन्ड, तो ये रोटेशन तो अब मुमकिन नहीं है, ये रोटेशन तो मुमकिन नहीं रही ना, पूरा घूम तो नहीं सकता मॉलिक्यूल, रोटेशन तो मुमकिन नहीं रही। अब अगली बात सुने, इसके ग्रुप के, फंक्शनल ग्रुप के यहां होने और यहां होने, यानी ओपोजिट होने साइड, ओपोजिट होने पे, डबल बॉन्ड के अगेंस्ट ओपोजिट साइड पे होने, इसको कहते हैं ट्रांस आइसोमेरिज्म, इसको कहते हैं ट्रांस स्ट्रक्चर। इसका ये इसका क्या है, ट्रांस। हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है ये इसलिए पढ़ना पड़ रहा है कि अगर ये दोनों भाई साहब सेम साइड पे हों तो दे एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और अगर ये ऑपोजिट साइड पे हो, जैसा कि मैंने पहले यहां पे ये लगाया था यूं नीचे की तरफ, तो दे एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहां से राइज होता है डबल बॉन्ड के लिए स्पेशल फिनोमेना एंड दैट इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब दोनों फंक्शनल ग्रुप, ये वाइट वाला हाइड्रोजन है, इसको कंसिडर करना है, जो आइडेंटिकल, जो अलग लगे हुए हैं फंक्शनल ग्रुप, अगर ये दोनों हो सेम साइड पे तो दिस इज सिस, और अगर ये हो दोनों ऑपोजिट साइड पे यूं ऐसे हो तो नाउ इट इज ट्रांस।
सिस और ट्रांस की रोटेशन में, सिस और ट्रांस की प्रॉपर्टीज में फर्क होता है। क्लियर होगी बेटा बात? कोई शक वाली बात तो नहीं। जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यह सिर्फ डबल बॉन्ड के लिए होता है, ये ट्रिपल के लिए भी नहीं होता। ट्रिपल वाले के केस में भी आप देखें ना, ये देखें जरा, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो 1 2 3 कार्बन, तो अब अगला हाइड्रोजन कहां लगना है? हाइड्रोजन यहां लगना है, चाहे वो हाइड्रोजन लगे चाहे वो कोई और लगे, तो इनका तो प्रॉपर्टीज में कोई फर्क आएगा ही नहीं, ये तो लीनियर स्ट्रक्चर में आ गया। लेकिन अगर ये लगे यूं, गौर करें जरा आप बात को, सारे खेल जो है ना वो स्ट्रक्चर का और एंगल्स का है। अगर यहां पे लगा हो हाइड्रोजन और यहां पे लगा हो हाइड्रोजन, तो अब CH3 यहां लगा हो और यहां लगा हो, तो ये है सिस। और अगर लगा हो ऊपर यानी कि ऑपोजिट और नीचे यहां पे, तो नाउ इट इज ट्रांस। ये क्या है? ट्रांस। ये क्या है? सिस। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सिस और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्रांस। मैंने आपको मॉडल से भी बना के दिखा दिया, बस खत्म होगी बात, इतनी सी बात है इसमें। डेफिनेशन देखें जरा एक दफा, ये बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच डिस्कसेस अबाउट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ठीक हो गया? डेफिनेशन देखें जरा एक बार, कहता है सच कंपाउंड विच पोजेस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपने देखा ना, ये देखा आपने कि भाई साहब अगर मैं ग्रीन को यहां की बजाय ऊपर लगा दूं तो फार्मूला तो चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर तो सेम है। हमने जो पीछे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा है सारा, कि जनाब स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मिथाइल की जगह इथाइल लग गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, प्रोटॉन ने जनाब जंपिंग शुरू कर दी, भाग के इधर भाग के उधर चला गया, ये सारा कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था। लेकिन इस केस में तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा, इस केस में तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा। इसमें क्या चेंज हो रहा है? ओनली एंगल्स, ओनली ज्योमेट्री के आया जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट लगे हैं या एक ही साइड पे लगे हुए हैं, यूं करके। अगर वो जनाबे अली एक ही साइड पे लगे हैं डबल बॉन्ड की एक ही साइड पे हैं, लाइक दिस वन, तो दिस इज सिस, CIS, सिस। और अगर ये ऑपोजिट लगे हुए हैं इसके डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड पे, यानी कि जो सिनेरियो बनेगा वो कुर्सी सी बन जाती है, ऐसे है ना, कुर्सी सी बन जाती है, वो बीच पे रखने वाली जो कुर्सी होती है, ड्रामा श्रामा में देखी होगी आपने। तो ये हो जाएगा ट्रांस। क्लियर जी? ओके, डेफिनेशन एक दफा देखें जरा क्या था। Such compounds which possess the same structural formula same, but differ with respect to the position of identical group. Same groups थे, सिर्फ उनकी क्या चेंज हुई? पोजीशन चेंज हुई। In the space is called cis trans isomerism, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं cis trans isomerism। कोई मुश्किल है इसमें? ऑल ओकेज हो गया। एग्जाम्पल कोई भी याद कर लें, सिंपल सी एग्जाम्पल कोई याद कर लें, ये ऊपर वाली ये जो मैंने लिखी है ये याद कर लें, नीचे वाली याद कर लें, बात एक ही है, बात सर में एक ही। अच्छा, एक बात मैं नोटिस करवाना चाह रहा हूँ, वो ये, उससे नीचे वाली लाइन देखें जरा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज दैट टू ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम मस्ट बी डिफरेंट। ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ एक्चुअली। इसका मतलब क्या है? इस कार्बन के साथ दो ग्रुप लगे हैं ना, एक ये और एक ये। इस कार्बन के साथ कितने लगे हैं? एक ये और एक ये। These two groups should be different. Otherwise, geometric isomerism will not arise. Geometric isomerism will not have any importance. वहां पे geometric isomerism नहीं होगा। क्या कहा है मैंने? दोबारा सुन लें। ये जो ग्रुप्स है ना, ये यहां पे और यहां पे, यानी ये दोनों हाइड्रोजन ना हो या ये दोनों मिथाइल ना हो, यूं, ये डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि ये C2H5 बन जाए मिसाल के तौर पर। क्लियर होगी जी बात? अच्छा, एक नीचे जरा डायग्राम देखें, जहां पे उसने क्लोरीन और ब्रोमीन लगाए हुए हैं। तो क्लोरीन और ब्रोमीन सिस बनेंगे या ट्रांस बनेंगे? बताएं ना जरा।
मिसाल के तौर पे सिनेरियो बने ये वाला ClBr। अब क्या करें, ये सिस आइसोमरिज्म है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हैलोजन है, ये भी हैलोजन है और ये भी हैलोजन है। ये डिफरेंट हो गया ना बीच में, ये डिफरेंट हो गया ना बीच में, तो ये क्या हो गया, सिस आइसोमरिज्म। क्लियर होगी जी बात? जो सेम फंक्शनल ग्रुप के हैं आपने उनको नोटिस करना है। क्लियर? हैलोजन। अब ये दोनों हैलोजन, ये फंक्शनल ग्रुप, ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, दोनों एक साइड पे ना, ये सिस हो गया। अगर ये यहां पे होता, अगर ये यहां पे होता तो अब मैं इसको क्या कहता, अब मैं इसको ट्रांस कहता। क्लियर जी बेटा बात? ओके जी, बस बाकी और कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। एक्सरसाइज मैंने सारे के सारी साथ साथ डिस्कस कर दी, सारी की सारी एक्सरसाइज साथ साथ मैंने आपको मार्क करवा दी हैं, और हैं भी सारे के सारे एक्सरसाइज के इस काइंड ऑफ, यानी लॉन्ग क्वेश्चन ही है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है, सिर्फ वो शॉर्ट वो हैं, ट्रू फॉल्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको सारे अलग मार्क करवा दिए हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन होने का चांस है वो भी अंदर चैप्टर के अंदर बात हो चुकी है। अदरवाइज़ आप अपना ये जो है नोट्स उसको मुकम्मल तौर पे याद करें, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे के सारे याद करें। उन नोट्स को बनाने का बेसिकली मकसद ही ये है कि हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन जितने चैप्टर में बन सकते हैं उनको वहाँ से निकाला है और निकाल के एक जगह पे लिख दिया। आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि पूरे चैप्टर के अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन मार्क नहीं करने पड़ते, ढूंढने नहीं पड़ते, वो आपको आराम से नोट्स में मिल जाते हैं। क्लियर होगी जी बात? मुबारक हो बच्चों, आपने एक बहुत बड़ा मार्क का सर कर लिया। आपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के 8 चैप्टर पढ़ लिए हैं और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और इस बात पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना लंबा अरसा जो है ये साथ दिया। और ऑब्वियसली श्योरली हमें पता है कि यानी हालात, क्लासरूम्स, सारी चीज़ें डिस्टर्ब थी और इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज़रा कॉलेज आ जाएं तो फिर उनकी क्लास होनी है, जिन्होंने लापरवाही की है टेस्ट देने में, याद करने में। ख़बरें मिलती रहती हैं, पता चलता रहता है, आपके दोस्तों से, आपसे, आपके कैंपस से ख़बरें मिलती जाती हैं कि बच्चों का क्या रिस्पांस आ रहा है और बच्चे कितना को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप हजरात जब अल्लाह खैर रखे कॉलेज तशरीफ़ लाएं तो फिर इस बारे में भी क्लास हो जाएगी जिन बच्चों ने नहीं किया। लेकिन मोस्टली बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह किया इसको। और कम से कम अगर मिसाल के तौर पे आपको 100% समझ नहीं भी आई होगी तो बेटा जिन्होंने घर बैठ के पढ़ा है 50% तो आई होगी। 60-70% बच्चे उस पर क्या उसको कहते हैं, उसकी अपनी कैपेबिलिटी के लिहाज से वेरी भी करता है। किसी ने 50% एब्जॉर्ब किया होगा, किसी ने 70% किया होगा, किसी ने 80% किया होगा। आप में से माशाल्लाह बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरे के पूरे टेस्टों में पूरे नंबर भी लिए हैं, क्वेश्चनिंग भी की है और हमें पता भी चल जाता है कि हाँ ये बच्चा इंटरेस्ट भी ले रहा है और पूछ भी रहा है। समझ आई ना? अगर आपने नकल करके लिखा हो तो भी पता चल जाता है। तो इसलिए जिन बच्चों ने पूरे नंबर लिए हैं और उन्होंने बाकी अपनी मेहनत से लिए हुए हैं तो बड़ी अच्छी बात है और उन्होंने अपना ही फ़ायदा किया बेसिकली। तो आप लोग अब अल्लाह ताला खैर रखें, यहाँ पे इसको मुकम्मल करें। एक दफ़ा अगर एक जल्दी से रिव्यू दे दूँ पूरे चैप्टर का, 5 मिनट हुए हैं, चलें पूरे चैप्टर का क्या, यानी जनरल से बात कर लेते हैं कि शुरू में आपने कार्बन की जो पेक्युलर प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ी, जिसकी वजह से हाइड्रोकार्बन्स जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोकार्बन्स को हम सेपरेटली पढ़ते हैं, उनकी स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फिर हमने जनाब अली पढ़ा कि उसके नेचुरल सोर्सेज क्या हैं। फिर हमने देखा कि रिफॉर्मिंग क्या है। फिर हमने उसकी वो जो क्या नाम है उसका क्रैकिंग देखी, क्रैकिंग और फिर रिफॉर्मिंग। उसके बाद हम आगे उसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर कि क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है उसकी। क्लासिफिकेशंस के बाद हमने फिर जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है फंक्शनल ग्रुप वाला पेज नंबर 127, याद कर लें पेज नंबर 127। उसके बाद जनाब अली आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ली, sp3, sp2, sp। अब जैसे ये देखें ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
उसके बाद जनाब फिर आपने शुरू कर लिया आइसोमरिज्म, और आइसोमरिज्म में आपने देखा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हो सकता है या जियोमेट्रिक हो सकता है। स्ट्रक्चर में 5 टाइप्स हैं, एक एक लाइन की डेफिनेशन है, एक एक लाइन का स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल है, जहन में रख लें जो इजी लगता है। 2 एग्जाम्पल दी हुई हैं उसने, एक एग्जाम्पल जो जहन में रहती है इजीली वो रख लें। क्या उसमें हुआ, चेन हो गया जनाब, पोजीशन हो गया, फिर छोटा सा मैंने लिखवाया था टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एक्चुअल उसका जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। तो याद रखने के लिए कह रहा हूँ कि अगर जहन में रख लोगे तो याद रहेगा कि टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है। फिर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप वाला याद आया। अच्छा जी, उसके बाद मेटामरिज्म, फिर टॉटोमरिज्म, और लास्ट में सिस ट्रांस आइसोमर्स, जिनमें स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर में डिफरेंट नहीं है, सिर्फ क्या है उसकी पोजीशन की वजह से उसकी जियोमेट्री में डिफरेंस आ रहा है। इसकी बड़ी करैक्टरिस्टिक्स आप अल्लाह ताला तौफीक दें, अगर आपने एफएससी के बाद आगे केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, बीएस केमिस्ट्री करते हैं, एमएस केमिस्ट्री करते हैं, पीएचडी केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं, तो अगर आप अल्लाह ताला खैर रखे उस तरफ गए तो आप इन चीज़ों को देखेंगे बड़ी तफसील से कि इनके एक स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली होने से करैक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, डी ग्लूकोज, ग्लैक्सोज डी ग्लूकोज, और एल ग्लूकोज, लीवो ग्लूकोज। डी इज़ फॉर डेक्स्ट्रो, तो डेक्स्ट्रो की प्रॉपर्टीज और हैं, लीवो की और है क्या, सिर्फ उसकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिहाज से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, उसकी रोटेशन चेंज होती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक रखें। अब आराम से आके कॉलेज उम्मीद करते हैं कि कॉलेज में मुलाकात होगी, और अपना ख्याल रखें, अच्छे तरीके से याद कर लें, बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करके आइएगा। अल्लाह ताला आपकी मदद करें और आपको दुनिया और आखिरत की नेमतें और आसानियाँ नसीब करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ और गुड लक।